जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के लिए हिंदी विषय के गद्य साहित्य के विकास से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें मैंने जो आपके सिलेबस में गद्यकार हैं जिन्होंने किताबें लिखा है उनसे कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है, मैं उन प्रश्नों की व्याख्या, उन प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए हम सभी लोग प्रश्न को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और हमें लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों का कितना नंबर सही हो रहा है। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है और उसका उत्तर क्या होगा। अब देख लीजिए, मैंने शीर्षक दिया है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बनाया गया है। तो पहला पॉइंट किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी को मैंने रखा है और वासुदेव शरण अग्रवाल जी को लेकर के मैंने 7 प्रश्न बनाया हुआ है। तो 7 प्रश्न कौन कौन से, उसका उत्तर क्या होगा हम सभी लोग देख लेते हैं। चलिए डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, वही चयन करना है आपको। आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में क्या है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? 4 आपको दिया गया है, चारों में से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ निबंध संग्रह नहीं है। तो ये क्या है? पाणिनि कालीन भारतवर्ष, यही निबंध संग्रह नहीं है। बाकी ये भी निबंध संग्रह है, ये भी निबंध संग्रह है और ये भी निबंध संग्रह है। ये निबंध संग्रह हैं किनके? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के हैं। ठीक है, अगला चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाणिनि कालीन भारतवर्ष किस विधा की रचना है? अगर ये इसके पहले आपने पूछा निबंध संग्रह, अगर निबंध संग्रह नहीं है तो ये किस विधा की रचना है? तो ये जो आपको उत्तर होगा वो शोध निबंध है। ठीक है, ये क्या है? पाणिनि कालीन भारतवर्ष किस विधा की रचना है? तो ये शोधात्मक निबंध है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। कह रहा है कि कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। तो कल्प वृक्ष निबंध किसकी रचना है? ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। आपका डी जो घा है वही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादोत्तर युग के लेखक हैं? 4 ऑप्शन आपसे दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन है जो छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? छायावादोत्तर युग के लेखक ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न और भी मिल रहा है, आपको पता चल जा रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं ये क्या है? छायावादी युग के हैं। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो छायावादोत्तर युग के रचनाकार हैं वो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। या इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछता है, पृथ्वी पुत्र पूछ ले या माता भूमि पूछ ले या दोनों पूछ ले, तो ये किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के रचयिता हैं। जो राष्ट्र का स्वरूप है ये क्या है? पहले निबंध। यहाँ से एक प्रश्न आपका तैयार हो रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है? जो आपको उत्तर होगा वो क्या है? निबंध विधा की रचना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसके इसके रचयिता कौन है? जिसका उत्तर होगा वो क्या होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल होगा। ऑप्शन सी मतलब ग आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, अर्थात ये जो राष्ट्र का स्वरूप है यह निबंध किस ग्रंथ में संकलित है, किस किताब में लिखा गया है? तो उसका जो उत्तर है वो पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी पुत्र में ही एक चैप्टर है, निबंध है, जो जिसका क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब चलते हैं, एक मैंने नए राइटर को लिया है, दूसरे नंबर पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को लेकर के प्रश्न बनाया है। इसमें क्या है? उचित विकल्प आपको चयन करना है। 4 विकल्प आपको इसमें भी दिया गया है और इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें मैं इनको लेकर के 8 प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इन 8 प्रश्नों से कुछ विकल्प आपको बनाए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया था। देख लीजिए, लघु कथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है और रिपोर्टाज है। ये 4 विधाएं आपसे कह रहा है कि इसके प्रवर्तन और पोषण का कार्य किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रवर्तन और पालन पोषण किसने किया था? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि नया जीवन और विकास पत्र के संपादक थे। नया जीवन और विकास ये किसका रचना है? तो ये इसके संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ये दोनों पत्र है, एक नया जीवन और विकास, ये 2 पत्र है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नया जीवन और विकास के संपादक कौन है? ये कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर है। अथवा ये भी पूछा जा सकता है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी ने किस पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन में आपको दोनों में से एक दे देगा या दोनों दे देगा। ऑप्शन में पूछ लेगा कि उपयुक्त तो दोनों। तो इतना आप याद रखिएगा कि ये जो नया जीवन और विकास है, इन दोनों पत्रों का संपादन कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पयलिये के घुंघरू दोनों ललित निबंध विधा की रचनाएं हैं। इनकी रचनाकार कौन है? ठीक है, देख लीजिए, क्षण बोले कण मुस्काए, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी की रचना है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आपका सही हुआ है, लेकिन और भी देख लीजिए, बाजे पयलिये घुंघरू, पयलिये के घुंघरू, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी की है। तो आपसे दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा या दोनों ही पूछ लेगा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। दूसरा अगला प्रश्न और क्या बन सकता है कि क्षण बोले कण मुस्काए यह किस विधा की रचना है? ये क्या है? ललित निबंध विधा है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसके रचनाकार तो आपको पता ही है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि दीप जले शंख बजे किस लेखक द्वारा रचित संस्मरण विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग में दिया गया है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर दिया गया है। ठीक है, आपको याद क्या करना है कि दीप जले शंख बजे किस लेखक की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा वो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि दीप जले शंख बजे या किस विधा की रचना है? तो आपको क्या हो जाएगा? ये संस्मरण विधा है। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर द्वारा रचित कौन सी रचना रेखा चित्र है? 4 ऑप्शन आपको दिया है, चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र है। तो ये क्या है? यही नई पीढ़ी के जो विचार हैं, यही एक रेखा चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस लेखक ने अपनी सर्वाधिक रचनाएं रेखा चित्र विधा में लिखा हुआ है? तो कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी सबसे अधिक रचनाएं रेखा चित्र में लिखा है? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर आपका कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हो जाएगा। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या आपका 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 में आपसे कह रहा है कि देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान है। ये 2015 में आपसे पूछा गया है। देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान किसका है? तो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 में आपसे कह रहा है कि भूले बिसरे चेहरे की रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चेहरे किसकी रचना है? तो ये कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी की रचना है। इसीलिए जो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हैं। अथवा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर ने कौन सी रचना लिखा है? तो उसमें एक ऑप्शन आपका भूले बिसरे चेहरे रहेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर को लेकर के अगला मैं लेकर के आया हूं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले नंबर पर किसको मैंने समाहित किया है। इसमें क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तीसरे नंबर पर आते हैं। मैंने तीसरे नंबर पर इनसे बनने वाले कुछ प्रश्नों को लेकर के प्रश्न बनाया है, जिसमें मैंने 14 प्रश्नों को क्या किया है? सम्मिलित किया है। 14 प्रश्न के उत्तर क्या होंगे वो सभी आप लोग विकल्प के माध्यम से जानेंगे। चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 1 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना आलोचना विधा की रचना है?
ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना आलोचनात्मक रचना है, तो क्या है, साहित्य का मर्म, यही आपका आलोचना विधा की रचना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना इतिहास नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सी रचना इतिहास नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, यही क्या है, इतिहास नहीं, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं। बाकी हिंदी साहित्य का भूमिका, ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे कह रहा है कि अशोक के फूल तथा विचार प्रवाह निबंध संग्रह के लेखक हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि अशोक के फूल और विचार प्रवाह ये दोनों क्या है, निबंध है। किस विधा की रचना है, ये निबंध है। दूसरा प्रश्न क्या है कि इसके लेखक कौन है, जो इसके लेखक हैं आपको पता ही है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इन दोनों निबंधों के जो रचनाकार हैं वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, अशोक के फूल तथा विचार प्रवाह ये क्या है, निबंध है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 4 को लेकर के मैं उपस्थित हुआ। क्वेश्चन संख्या 4 में कह रहा है कि कुटज किस विधा की रचना है। आपसे पूछा जा रहा है कि कुटज किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, ललित निबंध है। जो कुटज है क्या है, ललित निबंध है, ललित निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। 4 ऑप्शन आपसे दिए गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो जो आलोक पर्व है यही उपन्यास नहीं है। बाकी अनामदास का पोथा, चारुचंद लेख तथा बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों क्या है, उपन्यास है। और किसकी रचना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, चारों रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, लेकिन ये तीनों क्या है, उपन्यास है ये तीनों। लेकिन ये जो आलोक पर्व है ये आपका उपन्यास नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि कालिदास की लालित योजना किस विधा की रचना है। एक रचना है कालिदास की लालित योजना, किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आपसे पूछ रहा है कि किस विधा की रचना है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, आलोचना है। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में इनका मूर्धन्य स्थान है, अर्थात ललित निबंधकार के रूप में जो जाने जाते हैं वो कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया और पूछ रहा है कि कौन छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये क्या है, नंद दुलारे आपका सही हो जाएगा। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, छायावादोत्तर युग के हैं। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल क्या है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म काल में आपको सबको पता ही है कि ऑप्शन का में दिया गया है 1907 ही क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म काल है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 10 में आपसे कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग क्या है। ये देख लीजिए, प्रश्न आपका आ गया जो मैं इसके पहले चर्चा कर रहा था कि ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग क्या है, ये छायावादोत्तर युग है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखा हुआ है वो किस श्रेणी में आते हैं, तो आपको पता ही है कि ये ललित निबंधकार थे, इसीलिए इनके जितने भी निबंध हैं वो सभी ललित निबंध के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 12 में आपसे कह रहा है कि सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। कौन थे जो सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण प्राप्त किए थे, तो ये क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने ही सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 13 में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा विधा की रचना है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है तो वो किस विधा की रचना है, तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो ये क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए इनसे संबंधित आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 में आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो 4 उपन्यास आपको दिए गए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो ऑप्शन ग जो है अनामदास का पोथा अत्यंत फेमस है, यही इनका क्या है, उपन्यास है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाणभट्ट की आत्मकथा भी आप लोगों ने देखा था कि इन्हीं का उपन्यास है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए अनामदास का पोथा, यही इनका उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले कवि को देखते हैं कि मैंने किस राइटर को समाहित किया हुआ है। तो चौथे नंबर पर मैंने समाहित किया हुआ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को। इनसे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं और उसका उत्तर क्या होगा, इनको लेकर के मैंने मात्र 6 प्रश्न बनाया है। 6 प्रश्नों के उत्तर हम देखने का प्रयास करेंगे और उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिया गया है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे इसमें भी 4 विकल्प रहेगा, उसमें से सही विकल्प कौन सा है उसका चयन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या 1 में देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि हिंदीतर प्रदेश के निवासी होते हुए भी इनका हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है, अर्थात हिंदी से इतर जो हिंदी क्षेत्र के ना हो वो क्या हिंदी तर कहलाता है। तो हिंदी तर क्षेत्र के चूंकि हिंदी भाषा की ये नहीं थी, हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं थे, ना होते हुए भी इनकी हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था। जो इसके राइटर हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हो जाएंगे, दक्षिण भारत के थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में आपको पता ही है कि वहाँ पर तेलुगु चलता है, वहाँ पर कन्नड़ चलता है, वहाँ पर मलयालम चलता है, ये सारी भाषा वहाँ पर चलती है, हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है। भाषा और आधुनिकता क्या है, ये निबंध है, और किसकी रचना है, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। ठीक है, इतना याद रखिए, भाषा और आधुनिकता किसकी रचना है, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है और ये निबंध काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे कह रहा है कि लेखन में वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए, यह सुझाव है। अर्थात ये देख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया, इसका मतलब ये कि किसी का कथन है, किसी ने कहा हुआ है कि लेखन में वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए, अर्थात वैज्ञानिक शब्दावली में जिस प्रकार से जो शब्द लिखा गया है उसका डिक्टो सेम टू सेम उसी हिसाब से लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे पूछ रहा है कि मेरे विचार और वैचारिकी नामक निबंध संग्रह किस लेखक के द्वारा रचित है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इतना याद रखिए, मेरे विचार किसकी रचना है, निबंध है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के है, और वैचारिकी क्या है, ये भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। ये दोनों किस विधा की हैं, ये दोनों निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 में आपसे कह रहा है कि साहित्य और समाज नामक कृति किस विधा की रचना है। क्वेश्चन संख्या 5 में आपसे पूछ रहा है कि साहित्य और समाज, तो ये भी क्या है, एक निबंध है, निबंध ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा साहित्य और समाज ये कृति किसकी है, तो जो आपको उत्तर होगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी होगा। अगला प्रश्न और इनसे संबंधित आखिरी प्रश्न को लेकर के मैं उपस्थित हूँ, इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि शोध और बोध नामक शोध कृति की रचनाकार कौन है। शोधात्मक कृति उन्होंने लिखा हुआ शोध का से संबंधित रचना है और उस रचना का क्या नाम है, शोध और बोध। यह कृति किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, यही आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको याद क्या करना है, शोध और बोध ये क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। दूसरा किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, ये शोध है। ठीक है, अगला देखते हैं अगले राइटर को। अगले राइटर के रूप में हमने लेकर के उपस्थित हैं हरिशंकर परसाई जी को। हरिशंकर परसाई से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसका उत्तर क्या होगा, तो इनसे रिलेटेड मैंने क्या किया है, 8 प्रश्नों को समाहित किया हुआ है। इन 8 प्रश्नों का राइट आंसर क्या होगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ही आपको दे दिया गया है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया रहेगा, चारों में से किसी एक विकल्प का ही आपको क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। 4 रचना आपको दिया गया और इससे पूछ रहा है कि कौन सी रचना उपन्यास है। और अंत में नहीं, ये नहीं है। भूत के पांव पीछे, ये भी नहीं है। सदाचार का ताबीज, ये भी नहीं है। रानी नागफनी की कहानी, जी हाँ
यही क्या है, ये उपन्यास है। आपसे पूछा जाएगा कि रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है, तो ये क्या है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है। किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे कह रहा है कि वसुधा साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशक एवं संपादक थे या वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था। आपसे इस प्रश्न को 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला, वसुधा साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशक एवं संपादक कौन थे, अथवा इसको इसे भी पूछा जा सकता है कि वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हरिशंकर परसाई हो जाएगा। इन्होंने ही क्या किया था, ये वसुधा साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे कह रहा है कि समाज की कमजोरियों एवं राजनीति के फरेबों पर करारे व्यंग लिखने में सिद्धहस्त थे। ठीक है, तो वो कौन है, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी व्यंग निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत ही व्यंग करते थे, व्यंग्यात्मक रचना इनका विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात किसी व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, तो वो कौन है, हरिशंकर परसाई जी। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि समाज की कमजोरियों एवं राजनीति के फरेबों पर करारे व्यंग लिखते थे। ठीक है, जो समाज की कमजोरी है उस पर और जो राजनीति के फरेब हैं उस पर भी इनका व्यंग हमेशा बहुत ही तगड़ा रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे कह रहा है कि इनकी शैली व्यंग्य प्रधान है और इन्होंने हिंदी में व्यंग्य लेखन को नई दिशा दी है। तो कौन से राइटर हैं जिनकी शैली जो है व्यंग्य प्रधान है और इन्होंने हिंदी में व्यंग्य लेखन को नई दिशा दिया है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हरिशंकर परसाई हो जाएगा, क्योंकि व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई ही जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, और क्वेश्चन संख्या 5 में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है। 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन में 3 क्या है, निबंध है और 1 निबंध नहीं है, वही आपको बताना है। देख लीजिए, यही जो तट की खोज है यही निबंध नहीं है, बाकी भूत के पांव पीछे, सदाचार के ताबीज और शिकायत मुझे भी है, ये सभी क्या है, ये निबंध है। ठीक है, ये क्या है, निबंध है। तो आपका जो राइट आंसर होगा तट की खोज यही निबंध नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी निबंध विधा की रचना परसाई द्वारा रचित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 रचना क्या है, निबंध हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। एक है जो हरिशंकर परसाई के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वो क्या है, बकलम खुद, यही क्या है, इनका रचना नहीं है। बकलम खुद ही इनकी रचना नहीं है। बाकी तब की बात और थी, ये भी नहीं की रचना है। बेईमानी की परत, ये भी नहीं की रचना है। पगडंडियों का जमाना, ये भी क्या है, परसाई जी की रचना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बकलम खुद ही, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं, और 7 का प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर गद्यकार कौन है। कौन गद्यकार छायावादोत्तर युग के हैं, तो ये हरिशंकर परसाई जी हैं, यही क्या है, छायावादोत्तर युग के गद्यकार हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 8, और क्वेश्चन संख्या 8 में आपसे कह रहा है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। ये निंदा रस इनका बहुत ही फेमस है निबंध, आपके सिलेबस में भी होगा मुझे लगता है। तो निंदा रस इस निबंध के रचनाकार कौन है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हरिशंकर परसाई जी होगा। ये आपसे देख लीजिए बहुत प्रश्न पूछा गया 2011 में, 2013 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2021 में और 2022 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, निंदा रस। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है, ये रहे हरिशंकर परसाई जी। एक राइटर को मैंने और समाहित किया है और देखते हैं वो कौन है। अगले राइटर हैं 6ठे नंबर पर आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन के रूप में जो जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इनसे मैंने बहुत कम प्रश्न बनाया है, 5 प्रश्न बनाया हुआ है, और देखते हैं कि उन 5 प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और भी आगे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, विकल्प लाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग इसको पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, बाकी मैं अपना काम बखूबी आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, पहले देख लीजिए। उचित विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन संख्या 1 देखते हैं, तो क्वेश्चन संख्या 1 में आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म स्थान है। पहला प्रश्न मैंने अब इसमें क्या रखा है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जो इनका जन्म स्थान ये तमिलनाडु में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म स्थान है वो क्या है, तमिलनाडु। ऑप्शन का आपका
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 2, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आप सभी को पता है, कोई भी बता सकता है इसको कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ही क्या थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को इनमें से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या इनमें से कोई नहीं की जगह का और खा देना था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता, का और खा और गा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे कह रहा है कि मिशन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। मिशन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो क्या है? ऑप्शन ग पर है अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम ही यही मिशन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 5 में आपसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो निधन हुआ था वो 27 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, इसी दिन इनका निधन हुआ था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो अधिक मोटिवेशन मिलेगा और मैं क्या करूंगा, बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।